मित्रों, जम्मू कश्मीर सरकार ने ये कहा है कि हमारे पैसों के वांदे हो गए हैं और अब से हम फिजूल खर्ची बंद करेंगे। इकोनॉमिक्स में इसे कहा जाता है फिजल ऑस्टेरिटी। तो आज के लेक्चर में हम फिजल ऑस्टेरिटी और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट प्रीलिम्स और मेंस के लिए समझेंगे। अब वैसे आप कहें, देखो, चादर देख के पैर लंबे करने चाहिए, तो पैसा कम पड़ रहा है तो फिजूल खर्ची कम करो, यू आर राइट। लेकिन सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसे देख के पढ़ के मुझे ये डर लगता है, चिंता लगती है कि अब से जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में भी हायरिंग फ्रीज होने वाली है। क्योंकि सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में ये कहा कि मान लीजिए कोई ऑफिसर रिटायर हो गया और उसकी पोस्ट 2 साल तक खाली रहे, मतलब नीचे से किसी को प्रमोशन करके नहीं बिठाया, बाहर वाले को रिक्रूट करके नहीं बिठाया, जो भी उसके कारण हो, शायद उस पोस्ट की ज़रूरत नहीं थी, या फिर कि उनका जो लोक सेवा आयोग है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका आलसीपन था, जो भी कारण है, अगर कोई ऐसी पोस्ट 2 साल तक या और उससे ज़्यादा खाली रही है, तो अब से जम्मू कश्मीर सरकार उस पोस्ट को कैंसल कर देगी, कैंसिल करो भाई, इसको कैंसिल करो, कैंसिल कैंसिल भाई। एबॉलिश कर देगी, खत्म कर देगी। मतलब भविष्य में फिर वहां कभी भी रिक्रूटमेंट नहीं होगी उस पोस्ट पे। अब इससे मुझे जो डर लगता है कि इनकी जो सरकारी महकमे में हायरार्की होती है, तो मिडिल लेवल की बहुत सारी पोस्ट ऐसी किसी न किसी कारण से एम्प्टी रही होगी। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में पीएचडी किया है, तो मेरा ये अवलोकन है कि यूजुअली स्टेट सर्विस में मिडिल लेवल की पोस्ट खाली रहती हैं। अलग अलग कारण होते हैं। कुछ बार सरकार अपना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको बचाने के लिए जगह नहीं भरती। कुछ बार ऐसा होता है कि मान लो एक स्टेप ऊपर के प्रमोशन से जाना है, अब ऐसे 100 लोग हैं तो उसमें से 2-4 जने ऐसे ही कोर्ट में चले गए होंगे क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के केस होंगे। तो वो बाकी का प्रमोशन रोकने के लिए और खुद का प्रमोशन चलवाने के लिए किसी न किसी कारण से कोर्ट में चले जाएंगे। तीसरा कि उसमें जो रिजर्वेशन के हिसाब से रोस्टर की भर्ती या प्रमोशन होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई व्यक्ति कोर्ट में गया होगा। तो ये सब कारणों से कोई भी राज्य आप उठा लो, जो स्टेट सर्विस में मिडिल लेवल की पोस्ट होती है उसमें काफ़ी खाली जगह रहती है। और अब जम्मू कश्मीर सरकार क्या बोल रही है कि 2 साल से खाली रहा तो पोस्ट कैंसल। तो अब होगा ये कि ज़्यादातर विभागों में जो लोअर लेवल पे डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, जो कायमी नौकरी नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल, एडहॉक, टेम्पररी होते हैं, 12-15-25 हज़ार, तो नौजवानों का शोषण करके टेम्पररी नौकरी में बेचारों को बिठा के ये पूरा महकमा अब चलाएंगे। इसमें जनता का भी नुकसान है, क्योंकि फिर निर्णय लेने के लिए अधिकारी नहीं होंगे मिडिल लेवल पे, तो इनकी शिकायत निवारण, ग्रीवांस रेड्रेसल और बाकी सारे काम खराब होते हैं, गुड गवर्नेंस खराब होता है। तो ये रिक्रूटमेंट की एक बड़ी समस्या है। खैर, मैं उनकी जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे भी गया। 2015 के बाद से तो इन्होंने एनुअल रिपोर्ट भी अपलोड नहीं किया कि कर देंगे तो फिर कोई उसका मुद्दा बना देगा। तो खैर 2015 तक का डेटा मैंने निकाला। सबसे ज़्यादा भर्ती उनकी 2009 में हुई थी, 2022 लोग भर्ती हुए थे। सबसे कम भर्ती 2014 में हुई थी, सिर्फ 82 लोग की भर्ती हुई थी। उसके बाद का डेटा तो उन्होंने वेबसाइट पे डाला नहीं। अब प्रश्न ये होता है कि इसके बाद अगर हायरिंग फ्रीज लगती है तो क्या समस्या आएंगी। खैर, आज के लेक्चर का मेन टॉपिक तो है इकोनॉमी। एक एक करके बहुत सारे शब्द हमको समझने हैं प्रीलिम्स के लिए, और उसके बाद मेंस के कुछ आयाम भी देखने हैं कि जम्मू कश्मीर की ऐसी स्थिति क्यों है। पहले तो ये जो सारे शब्द हैं, फिजिकल प्रूडेंस, ऑस्टेरिटी, स्टिमुलस, कंसोलिडेशन, प्रोफ्लिगसी, मार्क्समैनशिप वगैरह, तो फिजिकल शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण क्या है? फिजल है, जरने वाला, फिजिकल है, फिजल है, क्या है? Wingardium Leviosa. Stop, stop, stop. You're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. तो असल में इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? कभी कभी मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि स्कूल में हमारे टीचर्स इंग्लिश अच्छा ही पढ़ाते थे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो स्वाभाविक है, ऐसी सिलेबस में चीज़ अलग नहीं होती। तो जब भी कंफ्यूज हो जाओ, सिंपल है, आप ये वेबसाइट पे जाओ, translate.google.com, और अंग्रेजी टैब के अंदर आप टाइप कर दो जो भी वर्ड है। तो मैंने किया, अब मैं इसको सुन लूंगा कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। नीचे आप ये स्पीकर वाला आइकॉन दबाएं। Fiscal, fiscal, fiscal. यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? फिजिकल। और ये आपको अनुवाद भी बता देता है राजकोषीय। और भी भाषाओं में आप उसका अनुवाद कर सकते हैं। द फैसिलिटीज अवेलेबल। हाँ, तो सही प्रोनाउंसिएशन है फिजिकल। हाँ, तो ये लोग और क्या क्या निर्णय लिया? एक कि 2 साल से जगह खाली है, वो तो पोस्ट एबॉलिश। दूसरा, कोई भी सरकारी जलसा कार्यक्रम प्राइवेट होटल में अब से नहीं किया जाएगा। तीसरा, कोई भी बड़ा आईएएस ऑफिसर हो फिर भी उसको इकोनॉमी क्लास में ही ट्रेन में और प्लेन में सफर करना होगा, कोई बिजनेस क्लास का टिकट सरकार खर्चा नहीं उठाएगी। जब भी संभव हो मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा की जाए और फिजिकल ट्रैवल को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उसमें होटल ट्रैवल के खर्चे जुड़ते हैं। नई गाड़ियां खरीदने पर भी रोक, सिवाय कि आप पुरानी गाड़ी कबाड़ी में बेच दिया जाए, उसके बाद ही नया लिया जा सकता है। तो अब जम्मू कश्मीर कैडर मिले
मतलब वो तो मेरे ख्याल से ऑगमेंट कैडर में मर्ज हो गया, तो उसके रॉयल एंट्री टॉपर्स को थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि पुरानी खटारा गाड़ी में ही अब रॉयल एंट्री के रील्स बनाने होंगे। इससे भी ज़्यादा चिंता और दुःख का विषय ये है कि ये मामले के ऊपर अखबारों में, कॉलम में कोई खास चर्चा नहीं हो रही है। मतलब जितना दिल्ली चुनाव हो रहा है, द हिंदू में कुछ दिन पहले इतना छोटा-सा बॉक्स में थोड़ा-सा दिया कि जम्मू-कश्मीर सरकार के ये सब इश्यूज़ आ रहे हैं। अब ये जो फिज़ल ऑस्टेरिटी या प्रूडेंस यानी मितव्ययता, अपना खर्चा कम करना चाहिए, अपनी बेल्ट थोड़ी टाइट करनी चाहिए। तो मैंने आपको जम्मू कश्मीर का तो उदाहरण दिया। अन्य राज्यों में भी, केंद्र सरकार में भी ऐसे कदम उठाए गए हैं, थोड़े समझते हैं क्योंकि एमसीक्यू में कुछ इसका रिफाइन करके वो पूछते हैं। जम्मू कश्मीर का मैंने आपको बताया। ऐसे ही कुछ कुछ कदम कुछ सालों पहले वेस्ट बंगाल सरकार में भी लिए गए थे। कोई भी कार्यक्रम प्राइवेट होटल में नहीं करेंगे, कोई नए एसी, नई गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस से काम करो, ट्रैवल अवॉइड करो वगैरह। केंद्र सरकार ने भी ऐसे निर्णय लिए थे कि पार्लियामेंट की कैंटीन में सांसदों को 2 रुपए, 3 रुपए में इडली डोसा सब मिलता था, उसका मार्केट भाव कर दिया, जो भी 80 रुपए, 100 रुपए। तो सब्सिडी एक प्रकार से खत्म की, तो वो क्या है? ऑस्टेरिटी या प्रूडेंस। रेलवे में सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट मिलता था, पास मिलते थे, वो सब सिस्टम भी धीरे-धीरे फेज़ आउट कर दी, बंद कर दी। एलपीजी सिलेंडर खरीदने पे पहले सबको सब्सिडी दी जाती थी, पहल सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। फिर 2015 के आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि देखो, जो भी व्यक्ति 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कमाता है, तो उस व्यक्ति को और उसके स्पाउस को, मतलब पति या पत्नी को, दोनों में से किसी को भी एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी। पंजाब में कहा जाता है कि राज्य सरकार बिजली बिल माफ है 300 यूनिट तक कुछ, लेकिन इसमें भी कैविएट्स हैं, शर्तें हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी एम्प्लॉई, इनकम टैक्स पेयर, ये सबको नहीं मिलेगा। तो एक प्रकार से सब्सिडी में आप समझो बहुत सारा रैशनलाइजेशन किया जाता है। बस, तो इसमें से 2015 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, सोचिए। यार आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक से करो, बहुत आसान है ये। अभी और भी शब्दों को समझना है। फिजल प्रोफिगेसी क्या, मार्क्समैनशिप क्या, स्टिमुलस क्या, कंसोलिडेशन क्या, और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू के कुछ आयाम देखते हैं। मित्रों, आने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेरा इकोनॉमी का कोर्स फरवरी की 13 तारीख से शुरू होगा। लाइव लेक्चर गुरु, शुक्र, शनि, रवि होंगे। पावर पॉइंट, रैपिड डिवीजन, हैंडआउट से पढ़ाई होगी। हर बुधवार को उसकी वीकली टेस्ट होगी जितना पढ़ा है, और मेरी तरफ से डाउट रेजोल्यूशन होगा। और ये सारी चीज़ अनअकैडमी का जो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है, जिसमें ना केवल इकोनॉमी बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सीसेट, सब कुछ आप लाइव क्लासेस अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं। फिर पूरा क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल है एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 11,999, जिसमें सब कुछ सब टीचर्स की तरफ से अवेलेबल है। और जो लोग 2026-27 की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी जुड़ सकते हैं हमारे फाउंडेशन बैचेस के लिए। वो भी सब नेटफ्लिक्स टाइप चीज़ है। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पैसा कम खर्च करो, मितव्ययता करो, उसके लिए हमने शब्द प्रयोग किया फिजल ऑस्टेरिटी या प्रूडेंस। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अंधाधुंध पैसा उड़ाओ। उसके लिए शब्द प्रयोग होता है फिजल प्रोफिगेसी। मैं आपको 3 उदाहरण 3 राज्यों से देता हूँ, अंधाधुंध पैसा जो उड़ाया जाए। गुजरात में इन्वेस्टर्स के लिए वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है। उस दौरान वो रोड पर ऐसे सब सजावटी वृक्ष लगा देंगे, पेड़ पौधे लगा देंगे, जो असल में बाद में रख रखाव होता नहीं और मुरझा जाते हैं। वो असल में गुजरात की आबो हवा और ज़मीन के अनुरूप नहीं हो, ऐसा सब पाम ट्री और विदेशी सब पेड़ पौधे लगाते हैं। तो ये क्या है? फीजल प्रोफिगेसी, अंधाधुंध खर्चा जिसका उपयोग नहीं। दूसरा उदाहरण, उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तब वो सब हाथियों को और अपने सब स्टैचू बनवाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बाद में आपत्ति जताई थी। वो दूसरा उदाहरण। तीसरा, एक बार तमिलनाडु राज्य सरकार ने सोचा कि ये जो अपना सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, उसकी बिल्डिंग को नया बनाते हैं, 400 करोड़ का उसमें कुछ खर्चा करते हैं। तब भी मद्रास हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई थी कि आपका पुराना जो सचिवालय बिल्डिंग बढ़िया तो है, तो बाद में वापस 400 करोड़ का आप जो खर्चा करें, अंधाधुंध ये फिजल प्रोफिगेसी है। तो प्रोफिगेसी हमने समझा। अब स्टिमुलस और कंसोलिडेशन क्या? 2 शब्द समझने। फिजल कंसोलिडेशन मतलब राजकोषीय एकत्रीकरण, और फिजल स्टिमुलस मतलब राजकोषीय प्रोत्साहन। तो स्टिमुलस का मतलब कि आप जैसे कोई बॉडी बिल्डर अपने को स्टीरॉयड का इंजेक्शन दे दे, टेम्पररी अपने को और ज़्यादा मसल मास बिल्ड करने की कोशिश करे। तो जब भी इकोनॉमी में मंदी चलती है, सरकार द्वारा टैक्स में छूट दी जाए, सब्सिडी दी जाए, तो ऐसा टेम्पररी जो प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके लिए शब्द प्रयोग होता है फिजल स्टिमुलस। जैसे 2007-8 में अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आई, उसके बाद भारत सरकार ने भी ऐसे कुछ कदम उठाए थे। या 2020 में कोरोना के बाद मोदी सरकार ने भी ऐसा इनिशिएटिव लिया था, जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर। अब ये आपने टेम्पररी इंजेक्शन दिया है, फिर धीरे धीरे इकोनॉमी में जब रिकवरी आएगी,
तो सरकार उसे विड्रॉ करेगी, वो सारा जो टैक्स में छूट था, सब्सिडी दिया जा रहा था, उसको थोड़ा कम करे, यानी कि अपना बेल्ट थोड़ा और टाइट किया जाए। तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है फिजल कंसोलिडेशन, राजकोषीय एकत्रीकरण, कि पहले बहुत फैला दिया था रायता, अभी उसको समेट रहे हैं हम लोग, मतलब ये टैक्स में छूट सब्सिडी सब कम कर रहे हैं। इसके पैरेलल एक शब्द है काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी, यानी कि प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति। वो ऐसा कि इकोनॉमी में आप जानते हैं बूम बस्ट, स्लो डाउन और तेजी मंदी चलती रहती है। तो जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन हो, जैसे कोरोना में, उस वक्त सरकार द्वारा ये ज़्यादा टैक्स में छूट दी जाए, सब्सिडी दी जाए, यानी कि फिजल स्टिमुलस दिया जाए। तो समझो इकोनॉमी डाउन है, नीचे रेड वाला आप देखो पोर्शन, और उसी वक्त सरकार ने अपना खर्चा बहुत ज़्यादा कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, साइकिल के विरोध वो जा रहे हैं, इसलिए काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी। ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, कि जब वापस इकोनॉमी में रिकवरी आ जाए, तेजी आ जाए, उस वक्त सरकार ने जो ये टैक्स में छूट-छाट दी है उसको कम कर देना चाहिए, फिस्कल कंसोलिडेशन करना चाहिए। तो वो क्या होगा, ये भी सब काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। फिस्कल डेफिसिट उसको मैं आराम से पढ़ाऊंगा जब पहली तारीख को बजट आएगा और दूसरी तारीख को मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको एक हिंट दे दूं, मान लो सरकार की आमदनी 10 रुपये और खर्चे 15 रुपये हैं, मतलब उनको 5 रुपये का घाटा है, 5 रुपया उधार लेना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा या कर्ज। अब आप देखो 2018, 19 और 20 में ब्लू कलर की लाइन को आप फॉलो करना, जिसको अभी लाल एरो ऊपर ऊपर दिखा रहा है। तो सरकार क्या कर रही होगी, दे दनादन टैक्स में छूट, सब्सिडी दे रही है, तो सरकार का घाटा बढ़ रहा होगा, कहीं से उधारी में पैसा ला रहे होंगे। इस कारण से ये जो ब्लू लाइन है, जिसको हम कहें फिजिकल डेफिसिट, वो ऊपर जा रही है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो ये सरकार की कौन सी नीति आपको लगती है, फिजिकल स्टिमुलस दिया जा रहा है। देखिए 2020 में तो कोरोना के चलते आत्मनिर्भर भारत दिया, आपको पता है, लेकिन 2019 में भी बहुत मंदी चल रही थी इकोनॉमी में, और तब भी सरकार की तरफ से कुछ छूट दी जा रही थी। ये ऊपर जा रहा है, फिजिकल स्टिमुलस है। फिर सरकार को लगे अब इकोनॉमी में वापस रिकवरी आ गई है, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे ये समेटना चालू करेंगे, कम करेंगे टैक्स में छूट-छाट, सब्सिडी में छूट-छाट। तो फिजिकल कंसोलिडेशन हो रहा है। तो आप देखो ब्लू लाइन जो नीचे जा रही है, मतलब फिजिकल डेफिसिट सरकार धीरे धीरे कम कर रही है। और सरकार का अल्टीमेट टारगेट क्या है, ऐसा धीरे धीरे और कम करना है और फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी के 4.5% की रेंज में रखना है। तो ये उनका जो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, ये क्या है, ग्लाइडर नीचे उतर रहा है। तो ये जो सरकार की नीति या रुख है, उसको हम कहते हैं फिजिकल ग्लाइड। आप समझिए, ऊपर से उन्होंने टेक ऑफ जो लिया था, फिजिकल डेफिसिट था 2024 में अराउंड 4.9% ऑफ जीडीपी, और टारगेट क्या है कि 2025 में ये 4.5% ऑफ जीडीपी हो जाना चाहिए। तो धीरे धीरे ग्लाइड करके जो नीचे आएगा, दैट इज फिजिकल ग्लाइड। अब मान लीजिए किसी कारण से इनका ग्लाइडर, ये जो टारगेट पे बुल साई जो अटैक करना है 4.5% पे, ना कर पाए, तो हम क्या कहेंगे, सरकार का निशाना चूक गया। तो निशानेबाज के लिए शब्द क्या होता है, निशानेबाज को हम कहते हैं मार्क्समैन। तो यहाँ निशाना चूक जाए तो हम क्या कहेंगे कि निशाना आपका कमजोर है। इफ टारगेट इज मिस्ड, तो हम कहेंगे सरकार की फिजिकल मार्क्समैनशिप इज पुअर और वीक। तो फिजिकल मार्क्समैनशिप क्या है, ऐसा ही सब। ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं कि मान लो सरकार ने निर्धारित किया हो कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमको 10 लाख करोड़ का इनकम टैक्स कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 9 लाख करोड़ का ही हो पाए, तब भी हम यही कहेंगे कि टारगेट मिस हो गया, इसका मतलब सरकार का फिजिकल मार्क्समैनशिप कमजोर है। अहमदाबाद में आप किधर भी जाओ, कोई भी नाश्ता पानी की दुकान है, उसका एक ही नाम होता है, सांवरिया। सांवरिया दाबेली, सांवरिया भाजी पाव, सांवरिया परोठा शाक, मतलब कोई भी गल्ला खोल दो और शुरू में लिख दो सांवरिया प्रीफिक्स। उसी तरह ये जो द हिंदू कॉलमनिस्ट हैं, जो खुद को आरबीआई गवर्नर से भी ज़्यादा होशियार समझते हैं, वो किसी भी शब्द के आगे फिजिकल लगा के अपना नया नया वर्ड इन्वेंट करते रहते हैं। खैर कुछ तो थियरी के हिसाब से हैं ही, जैसे फिजिकल मार्क्समैनशिप है, फिजिकल प्रॉफिलिगसी है, लेकिन ऐसे और ये खुद भी इन्वेंट करते हैं फलाना डिमका, जिसका कोई अंत नहीं है। इन्वेस्टोपीडिया नाम की एक वेबसाइट पे आप जाओगे, बहुत सारे और शब्द आपको मिलते रहेंगे, कि जैसे फिजिकल मल्टीप्लायर, फिजिकल एजेंट, फिजिकल इम्बैलेंस वगैरह वगैरह। ऑफकोर्स थियरी के रूप में सब पढ़ने जाएं तो मैं ये नहीं कह रहा कि काम का नहीं है, लेकिन वो सब करने जाएंगे तो लंबे हो जाएंगे। हमें उतने ही वर्ड्स तैयार करने चाहिए जो कि एक एनसीईआरटी में दिए हैं, या ऑप्शन 2 बजट या इकोनॉमिक सर्वे में लिखे, या ऑप्शन 3 न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। वरना तो समझो फिजिकल के नाम पे तो सांवरिया दावेली वड़ा पाऊँ, कोई अंत नहीं है इसका। अब मैं सोचने बैठा कि अगर द हिंदू वाले को ऐसे वर्ड्स इन्वेंट कर सकते हैं, तो मैं भी एक वर्ड इन्वेंट करूंगा, फिजिकल गोविंदाइज्म।
ये मैंने इजाद किया है और मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, आप सोचो कि इसका क्या मतलब होगा। देखिए, गोविंदा के बारे में सब बाकी बॉलीवुड वाले बोलते हैं कि ये लेट लतीफ़ है, टाइम पे काम नहीं करता था। तो अगर आपका इनकम टैक्स या टीडीएस का पैसा जो रिफंड में आना है और अधिकारी टाइम पे नहीं दे, तो हम क्या कहेंगे अब से कि फिस्कल गोविंदाइज़्म चल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, तो टाइम पे हमारे इनकम टैक्स और टीडीएस का रिफंड नहीं आ रहा है। कह रहे टीडीएस क्या होता है, रिफंड क्या होता है, वो भी बजट जब आएगा पहली तारीख को, तो 2 तारीख को मैं उसका आराम से वीडियो बनाऊँगा, उसमें हम पढ़ेंगे थियरी। आगे अब बढ़ते हैं, मेंस और इंटरव्यू के आयाम देखते हैं इस पूरे मसले से कि ये कश्मीर में जो तकलीफ हो गई। मित्रों, नीति आयोग ने अपनी तरफ से एक नया इंडिकेटर लॉन्च किया है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। तो याद रखना ये किसने बनाया, नीति आयोग ने। नीति आयोग का बॉस कौन है, सुमन बेरी, जो कि वाइस चेयरमैन है। ऑब्जर्व द वर्ड वाइस चेयरमैन। इसका मतलब इसके ऊपर कोई चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, कौन है, मोदी जी। क्यों है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसका नीति आयोग का चेयरमैन होता है। दूसरे बाजू में जो साहब खड़े हैं उनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनागरिया। ये भी एक ज़माने में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे और अभी 16th फाइनेंस कमीशन के ये चेयरमैन है, तो इनका भी नाम याद रखना है। यार, इनका जो ये रिपोर्ट है उसमें क्या कि कौन से राज्य ने अपना सब ये वित्तीय व्यवस्था संभाल के रखा है, उसके 5 उन्होंने इंडिकेटर बनाए हैं। मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा, पर ये सीडीएफ सीएपीएफ वगैरह परीक्षा में रट के जाना है कि भाई 5 इंडिकेटर, कुछ बार वो ऐसा ऐसा निकाल के पूछते हैं इसके क्या इंडिकेटर्स थे वगैरह। यार, इस हिसाब से 3 बेस्ट राज्य हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा, जिनका सब मतलब इनकम एक्सपेंस बजट सब मैनेज है। तो बेस्ट 3 राज्य कौन से, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, याद रखना है। अब ये रैंकिंग में आप एक विसंगति देखो, ग्रीन कलर में जो है वहां पर सब संभला हुआ है, तो गुजरात को करीब 5वां रैंक है। अब आप थोड़ा नीचे देखो केरला, तो केरला का रैंक काफ़ी पीछे है, 15वां रैंक है। तो इधर से ही यूपीएससी इंटरव्यू के लिए एक इकोनॉमी का मुद्दा बनता है, गुजरात वर्सेस केरला मॉडल। उसका जिस्ट में आपको मैं अभी 2-5 मिनट में बता दूं। कुल मिलाकर जो गुजरात है उसका पब्लिक फाइनेंस, मतलब ये सब सब्सिडी का खर्चा, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ये सब कंट्रोल में रहता है। तो उधर गुजरात बढ़िया है और केरला के अंदर ये सब कर्जे का, फिजिकल डेफिसिट का बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वो डाउन है। ऑन दी अदर हैंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह में अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो केरला ऊपर रहता है और गुजरात का सब खराब रहता है। तो ये विसंगति जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ गुजरात में ज़्यादा लेकिन जो मानव विकास केरला में ज़्यादा, ये विसंगति वही होता है गुजरात वर्सेस केरला मॉडल की डिबेट। इसके 4-5 बड़े मुद्दे क्या हैं? केरला में अगर ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर डॉक्टर, नर्स, टीचर, सब आंगनवाड़ी केंद्र वर्कर्स, ये सब ज़्यादा होंगे। वहाँ पर प्रति लाख की आबादी के मुकाबले सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा लोग हैं, गुजरात में बहुत कम सरकारी नौकरियाँ हैं। क्यों? क्योंकि गुजरात राज्य सरकार अपना पैसा बचाने के लिए, डेफिसिट कंट्रोल में रखने के लिए नौकरियाँ कम देती है। दूसरा है, अब इससे तकलीफ होगी किसको, केरला को। केरला में अगर सरकारी कर्मचारी ज़्यादा हैं और एनपीएस तो अभी आया, न्यू पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन सिस्टम। पुरानी जो प्रणाली थी, ओल्ड पेंशन सिस्टम, कि जहाँ पर सरकार अपने पैसों से सरकारी कर्मी को पेंशन देती थी। केरला में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनको ढेर सारा पेंशन देना पड़ता है। इसके लिए केरला सरकार का जो कर्जे का बोझ ज़्यादा रहता है। तीसरा, केरला सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति जितना हेल्थ एजुकेशन में ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। ऑन दी ऑपोजिट साइड गुजरात के अंदर सब्सिडी दी जाती है लेकिन उद्योगपतियों को ज़्यादा। बेसिकली यहाँ पर जीआईडीसी नाम के कुछ एरियाज बनाए जाते हैं, वहाँ पर उद्योगपति अपनी फैक्ट्री लगाए तो राज्य सरकार की तरफ से सब टैक्स में माफ़ी, इलेक्ट्रिसिटी पर इतना टैक्स कम लगेगा, गटर पानी का पैसा आपका माफ़ कर देंगे, 15 साल तक आपको कोई लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी में इतना माफ़ी मिलेगा वगैरह। तो इस कारण से आप पाएंगे कि केरला के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है और गुजरात के अंदर जो कर्जे का बोझ वो कम रहता है। अब ये जो केरला है, ये बात सही है, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन वहाँ पर भी कश्मीर जैसे हालात बन रहे हैं इन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। वो ऐसा कि उनको लिमिट से ज़्यादा अभी उधारी में पैसा लेना पड़ रहा है। वो केंद्र सरकार की परमिशन लेने गए, केंद्र सरकार ने मना किया, तो केरला सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी मदद नहीं की, तुम आपस में समझ लो। यार, ये भी मुद्दा वो प्रीलिम से ज़्यादा मेंस के लिए काम का है, तो बाद में कभी देखेंगे। इस पर मैं ऑलरेडी 11 महीने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। तो आखिरी मुद्दा अब बचता है कि कश्मीर में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों आ गए। देखिए, कोई भी राज्य के लिए टैक्स के अलग अलग स्रोत होते हैं, उसमें एक प्रमुख स्रोत होता है वैट, जिसकी जगह अब नया आ गया है जीएसटी। पहले वैट सिस्टम क्या था? मान लीजिए बिस्किट बनाया गया, बनाया मतलब उत्पादन, तो उस पर यूनियन गवर्नमेंट मांगती थी उत्पाद शुल्क, यानी
एक्साइज ड्यूटी करीब 8%। और जब ये बिस्किट बेचा जाएगा तो राज्य सरकार इस पे लेती थी वैल्यू एडेड टैक्स वैट, अलग अलग स्टेट में 12 से 13% था। अब ये वैट एक्साइज को बंद करके 2017 से आया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। जीएसटी बिस्किट पे लगता है 18%, लेकिन इसके दो हिस्से हो जाएंगे। 18% है, उसमें से आधा 9% स्टेट को जाएगा एसजीएसटी के रूप में और बाकी आधा यानी 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा सीजीएसटी के रूप में। तो अब समझो कश्मीर की सरकार बिस्किट के बेचने पर पहले 12% टैक्स कमाती थी, अब कम होके 9% कमा रही। ऑफ कोर्स ये जो यहाँ पर इनका काल्पनिक नुकसान हुआ कितना 3%, तो इसकी भरपाई के लिए जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस और उसकी सब मुआवजे की व्यवस्था है, लेकिन कोरोना के चलते वो पैसा टाइम पे रिलीज होना उसमें कुछ दिक्कतें आई थी, तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ों पर अब जीएसटी लगता है, लेकिन पेट्रोल डीजल और ऐसे 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर यूनियन का एक्साइज और स्टेट का वैट लगता है। लेकिन अब वैट के लिए ज़रूरी क्या है? पेट्रोल डीजल का बिकना बराबर, और उसमें टूरिस्ट आएँ, अपनी इकोनॉमी में लोग सब घूमते रहें, काम होता रहे, तो ये टैक्स की कमाई होगी। तो कश्मीर में ये भी एक कारण हो सकता है, टूरिस्ट कम आएंगे तो ये पेट्रोल डीजल का भी बिक्री कम होगा, टैक्स कम आएगा। तीसरा एक स्रोत होता है राज्य सरकारों के लिए, दारू के ऊपर भी जीएसटी नहीं, उस पे सिर्फ राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है, तो लीकर एक्साइज वो लगाएंगे। लेकिन इसके लिए भी आप समझिए टूरिस्ट आना मांगता है, वो पिएगा तो ही तो टैक्स कमाएगी राज्य सरकार। मैंने थोड़ा डेटा चेक किया, 2024 में केरला राज्य सरकार ने ये दारू के बेचने पर जो एक्साइज लगता है उसमें 3100 करोड़ कमाए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2600 करोड़। अब हमें थोड़ा ये भी सवाल हो कि केरला और मतलब ज्योग्राफी पॉपुलेशन सेट क्यों नहीं हो रहा है। उसका एक कारण ये हो सकता है कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इस्लाम के अंदर शराब को हराम माना जाता है, तो उनके लोग थोड़े कम पीते हो, लेकिन बाहर के टूरिस्ट आए तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बाहर के टूरिस्ट इतने आते नहीं होंगे, सो दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न। जम्मू कश्मीर में ये टूरिस्ट नहीं आने का एक कारण, अगर हम पिछले साल का एक इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट याद करें, आजकल भारत के जो संपन्न परिवार के अपर मिडिल क्लास और रिच फैमिली हैं, वो ये भारत में क्या घूमना, वो जाते हैं सेंट्रल एशिया में, अजरबैजान में, उस तरफ वियतनाम थाईलैंड की तरफ जाते हैं। तो जो संपन्न हैं वो विदेश जा रहे हैं, और गरीब लोग, तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, इनकी सैलरी इतनी बढ़ती नहीं, तो वो कहाँ कश्मीर घूमने जाएंगे। तो टूरिज्म का कम होना प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आपकी लीकर एक्साइज, आपके एसजीएसटी, ये सब आमदनियों को असर तो करता है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे तो फिर कि कश्मीर जाने से तो बेहतर है ना दुबई ही चले जाते हैं, वहाँ पर ये ड्यूटी फ्री मतलब बिना टैक्स का जो आईफोन मिलता है, सोना मिलता है, प्ले स्टेशन मिलता है, तो ये भी एक कारण होगा। आपके कश्मीर ने एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट करना चाहिए, ये सब जो भी स्कीइंग है और सब माउंटेन हाइकिंग वगैरह, लेकिन उसमें भी हिमाचल उत्तराखंड वगैरह से कंपटीशन आ रहा है। राज्य सरकार अपने यहाँ रहने वाले लोगों से प्रोफेशनल टैक्स भी ले सकती है, मतलब ये डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, ये सबको देना पड़ता है। लेकिन इसमें दो तकलीफ है। पहला, आपके राज्य में इतने सारे लोगों के पास इतना जॉब और इनकम भी तो होना चाहिए कि वो प्रोफेशनल टैक्स के दायरे में आए, और इसमें संविधान में कुछ मर्यादा डाली गई है, लिमिट्स डाली गई है। स्टेट गवर्नमेंट करीब 2,500 से ज़्यादा प्रोफेशनल टैक्स मांग नहीं सकता, तो ये भी कोई बड़ी आमदनी कहाँ से देगा कश्मीर को। कश्मीर में पिछले कुछ सालों में ये सब पथराव, आतंकवाद, ये सब समस्याओं के चलते क्या बार बार केंद्र सरकार इंटरनेट बंद कर दे। ये मैं कुछ डेटा देख रहा था, 2012 से 25 में कुल मिलाकर 849 टाइम्स पूरे भारत में इंटरनेट शटडाउन किया गया था अलग अलग जगहों में, और जम्मू कश्मीर में 434 टाइम्स। अब जितनी बार इंटरनेट बंद करेंगे तो समझो कश्मीर का कोई व्यक्ति अपना एप्पल फ्रूट जाम या केचप या कुछ धंधा कर रहा है, अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट किया है, लेकिन वो इंटरनेट ही बंद है, तो कहाँ वो उसको पता चलेगा, वो डिलीवरी देगा। तो ई कॉमर्स की मदद से जो बाकी के राज्यों में तरक्की हुई होगी, छोटे व्यापारियों को काम मिला होगा, वो शायद कश्मीर में कम मिला हो। इसके चलते भी समझो वहाँ पर के जो लोगों के पास पैसा आना चाहिए उससे वो शॉपिंग करें, टैक्स कमाई हो, ये सब कम होगा। राज्य सरकारों के लिए जब ज़मीन की बिक्री होती है तो उसका सब आपको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो ज़मीन की खरीद बिक्री पे स्टैम्प ड्यूटी भी एक स्रोत होता है राज्य सरकारों के लिए टैक्स की आमदनी का। लेकिन इसमें मुझे एक दिक्कत ये लगती है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जिन जिन लोगों को
मतलब उसे एक काम क्या हुआ कि अब भारत का कोई भी व्यक्ति वहाँ जाके ज़मीन खरीद सके। तो जिन लोगों को जो प्राइम प्लॉट्स खरीदने थे वो खरीद चुके होंगे। तो अभी 2024-25 तक आप आओ तो अब सेलिंग ही बची ही नहीं होगी, मतलब जो खरीदना था खरीद लिया। मैं आपको एक हिंट दूँ, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अमिताभ बच्चन ने आप देखो 14 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया। तो इसका मतलब कि उस वक़्त जो स्टैम्प ड्यूटी चढ़ी होगी वो चढ़ी होगी। अभी 2025 में फिर से थोड़ी आएगी, अब तो वो जब उसका भाव बढ़ेगा, उसको बेचेंगे, तब वापस से एग्रीमेंट होगा, तब स्टैम्प ड्यूटी की कुछ बात होगी। और हो सकता है ये कभी बेचे ही नहीं, कि इस पर अब हम बड़ा-सा कुछ होटल या कुछ शॉपिंग मॉल बनाने वाले हैं। तो ये भी तो एक कारण हो सकता है। ये कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि 185 आउटसाइडर्स ने पिछले 3 साल में जम्मू कश्मीर में सब प्राइम प्लॉट्स अलग-अलग जगह खरीदे हैं। तो अब नए प्लॉट्स कितने खरीदे जाएँगे तब स्टैम्प ड्यूटी की कमाई होगी। खैर तो मित्रों, इन सब चीज़ों पर आप भी मंथन करें। ये जो नीति आयोग ने अपना इंडेक्स निकाला है उसकी भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। उसमें से आप खुद के राज्य की क्या स्थिति है, क्या उसका ये फिजिकल डेफिसिट और बाकी स्टैटिस्टिक्स और इंटरप्रिटेशन है, इंटरव्यू के लिए आप थोड़ा मंथन करना, स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी करें तो भी मंथन करना। बाकी ये जो 31 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे आएगा और 1 तारीख को बजट आएगा, उसके भी मैं वीडियो चैनल पे डालूंगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कुछ मिस नहीं हो जाए। हालांकि एक दिन के गैप के बाद मैं डालूंगा, क्योंकि मुझे भी स्टडी करके उसका सब अच्छा पावर पॉइंट बनाने, ग्राफ्स बनाने तो टाइम लगता है। बस बाकी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेरा इकोनॉमी का कोर्स 13 फरवरी गुरुवार से शुरू हो रहा है, जिसमें लाइव लेक्चर, पावर पॉइंट, हैंडआउट के साथ हम पढ़ाई करेंगे। गुरु शुक्र शनि रवि क्लासेस होंगे, बुधवार को टेस्ट होगा। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.